मैं कहीं जेएनयू में कोई एक लेक्चर दे रहा था, तो कुछ शायद डॉक्टर लोग उसमें थे, तो किसी ने कहा कि जी नहीं, हमारे यहाँ इस अपर पोर्शन में थोड़ा सा शायद पीएच अल्कलाइन होती है। मैं बहुत इसके बारे में नहीं जानता हूँ, अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, मुझे ध्यान है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये चलो 2 में ब्रेक हो भी गया। वैसे भी ये प्रोटीन हमें खाने के लिए ब्रेक तो करना ही पड़ता है, सिस्टम ब्रेक तो करता ही है। अगर ये ब्रेक हो भी गया, तब उसके बाद क्या होगा, मेरे जो कीड़े में ये जो रिसेप्टर प्रोटीन था, हमारे शरीर में ये रिसेप्टर प्रोटीन नहीं है। नहीं होता रिसेप्टर नहीं प्रोटीन? होता ये। अच्छा। मैमल्स में खास करके ये नहीं होता, और ये नहीं है तो ये जुड़ेगा कैसे इससे, और ये जो बिना जुड़े ये अपना ये काम नहीं कर टॉक्सिक नहीं सकता, होगा। टॉक्सिक नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है समझने के लिए। और अगर इसको सिर्फ आपको विरोध ही करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विरोध करना है, आपको ये काम दिया गया है, तो आप विरोध करेंगे कि ये जीन वायरस से लिया, पपाया में गया, पपाया एक वायरस रेजिस्टेंट पपाया बन गया और उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, और आज भी वो पपाया खाया जा रहा है पूरे यूएस में। पूरे यूएस में, और कहीं बाहर भी जाता होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दोबारा से देता हूँ बीटी कॉटन का, जिसमें जीन बैक्टीरिया से लिया और कॉटन में डाला, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हमारे यहाँ नहीं, बाकी जगह भी, देशों में भी प्रोडक्शन बढ़ गई। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ एक गोल्डन राइस का, जिसमें जो अभी हमारे यहाँ नहीं आया। हमारे यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई जीन मेज से, कोई डैफोडिल जो फ्लावर्स हैं, या बैक्टीरिया से भी अलग अलग जीन्स लेकर उसको गोल्डन राइस बनाया गया। गोल्डन राइस का मतलब कि उसमें बीटा कैरोटीन एक येलो पिगमेंट है, जो हम खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए। हमारे यहाँ बीटी कॉटन के बाद अपने इंडिया में, भारत में कोई दूसरी जीएम क्रॉप आई नहीं, जो कि आनी चाहिए थी अब तक। चाहे वो पौधा है, पक्षी है, या जीव जंतु कोई भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें जीन जो हैं सब तरह के सेम हैं। वो एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से बने हुए हैं, उसमें किसी में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं जीन, मुझे पता चले कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा अच्छा जीन है, जिसकी वजह से मुझे पौधे में डालने से उसको फायदा हो सकता है, तो मैं उस जीन को डाल सकता हूं। अब ये मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1960 के दशक में बहुत कम जनसंख्या के बावजूद भारत भुखमरी का शिकार था, और लोगों का पेट भरने के लिए हम अमेरिकन लाल गेहूं के मोहताज थे। अमेरिका जिस तरह से आज तरह तरह से कई सारे देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा, भारत को भी गेहूं के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं बंद हुआ तो हम आपका गेहूं बंद कर देंगे। तब शास्त्री जी ने कहा था कि आप बंद कर दीजिए। उससे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के लिए कोशिश जारी थी। 1959 से ही जो हमारे एम एस स्वामीनाथन जी हैं, वो नॉर्मन बोरलॉग से बातचीत कर रहे थे, और ये सारी प्रक्रिया जारी थी। तो धीरे धीरे साइंस की मदद से, नए जो वैरायटी थी उसकी मदद से, नए जीन्स की मदद से भारत ने अपनी धान और गेहूं की वैरायटियां विकसित की, जिसकी वजह से भारत में बहुत तेज़ी से गेहूं और धान का, जो दो मुख्य फसलें हैं, उनका उत्पादन बढ़ा और हम भुखमरी से बाहर निकल पाए। आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जिन बीजों की, जो हम अपने खुद के बीजों से अपनी खेती करते थे, आज क्यों हम बाज़ार के उन बीजों के लिए बाज़ार पे निर्भर हो गए हैं। तो आज इन्हीं सारे मिथ पे जीएम के जो बीज हैं, या जो दूसरे टेक्नोलॉजी से जो बीज बनाए जा रहे हैं, नई नई वैरायटी बनाए जा रहे हैं, उन पे जो मिथ हैं, उन पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर केसी बंसल। प्रोफेसर केसी बंसल जाने माने कृषि वैज्ञानिक हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। करीब 45 साल हो गए इनको एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम करते हुए, कृषि क्षेत्र की सेवा करते हुए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम कोशिश यही करेंगे, बहुत सारे मिथ हैं डॉक्टर साहब, इस सफलता के बावजूद कि हमने बहुत कम समय में भुखमरी से हम बाहर निकल के आए, और वो सेलिब्रेशन पॉइंट होना चाहिए भारत के लिए। हालांकि वो नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते कि हमने बहुत कम वक्त में एक भुखमरी का दौर 2-3 बार देखा। 40 के आसपास भी एक अकाल आया था भारत में,
लेकिन हम बहुत जल्दी निकल के आए। उसमें किसान, विज्ञान और पॉलिसी मेकर सबका योगदान है। लेकिन विज्ञान को लोग भूल जाते हैं। विज्ञान को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, विज्ञान उसका जवाब भी देता है। तो हम जैसे जीएम को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं और जीनोम एडिटिंग को लेकर के भी बात हो रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत आपसे करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, किसान हैं, सबको जो भ्रम है वो दूर हो। तो जो देसी बीज होते थे हमारे, उसके बाद हाइब्रिड आए, उसके बाद जीएम की बात आई, अब जीनोम एडिटिंग की बात आई। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इनमें जो अंतर है वो अगर बता दें हमारे किसान साथियों को और आम लोगों को भी, क्योंकि ये तो जो लोग भी अन्न खाते हैं सबका वास्ता है खेती किसानी से, कोई माने या ना माने। तो सबको अगर आप बताएंगे कि देसी और हाइब्रिड और उसके बाद जीएम फसलों की बात हुई, फिर जीनोम एडिटिंग की बात हुई, तो अंतर क्या है इन सारी चीज़ों में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज तक को, किसान तक को, कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। और जो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि हमें ये जो नई टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, समय समय पर उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, और क्यों नहीं हम जो पुराने बीज अपने घरों में या किसान भाई बहनों के पास जो होते थे उन्हीं के साथ हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए जी। क्यों उन बीज को हमें नई किस्मों से बदलाव करना पड़ा, और क्यों हमें आज जो हम बात कर रहे हैं जीएम टेक्नोलॉजी की या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी की, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें, हमारी जो जनसंख्या है आज 140 करोड़ से ज़्यादा है, और किसी समय में जब 1970 की अगर हम बात करें तो हमारी प्रोडक्शन 100 मिलियन टन्स तक थी, और तब ग्रीन रिवोल्यूशन की वैरायटीज़ आई, तो उससे हमारी बढ़कर प्रोडक्शन अब जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन 350 मिलियन टन हो गई है। तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें इन जनरल वीट या राइस की, ऑन एन एवरेज, तो 0.7 मतलब 0.7 टन पर हेक्टेयर होती थी, जो कि अब बढ़कर 2.5 से 3 से 3.5 4 टन भी पर हेक्टेयर हो गई है। तो ये हमें बदलाव करना पड़ा कि जो हमारे पहले जो देसी बीज होते थे वो बीज अभी भी हैं हमारे पास, बहुत बिल्कुल अच्छे है, हैं, संरक्षित हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में दुनिया जिसके का, आप डायरेक्टर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल। और जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में जो नेशनल जीन बैंक है वो सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का। और वो हमारे पास सब कंजर्व संरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और हमें हमारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बहुत बढ़ानी थी। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ग्रीन रेवोल्यूशन से, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारी बहुत सी नई किस्में तैयार हुई, खास करके गेहूं और चावल में, और हमारी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई, और हम एक तरह से आत्मनिर्भर बन गए, जो कि पहले जैसे आपने बताया अमेरिका से भी हमें वो गेहूं मंगवानी पड़ती थी। बिल्कुल। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का, जिसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बॉर्डलो का बहुत बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल। और लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम आज अब बात कर रहे हैं, तो उस समय 1960-70 के दशक में ये जो वैरायटीज़ हमने जो बनाई, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ साइंटिस्ट ने जो बनाई प्लांट ब्रीडिंग एक मेथड के द्वारा, तो वो रिस्पॉन्सिव थी टू फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। हमें मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इरिगेशंस की जरूरत पड़ती थी, अभी भी पड़ती है, और फर्टिलाइजर भी बहुत देना पड़ता था, और अभी भी देना पड़ता है जी। लेकिन उसके चलते कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उस पर भी, और ओवरऑल एनवायरनमेंट पर भी। जी। अब क्योंकि हमें प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ानी है, उसकी ज़रूरत है, हमारी पॉपुलेशन जैसे उन्होंने बताया 140 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें नेचुरली प्रोडक्टिविटी, जिसको हम पर टन इन टर्म्स ऑफ टन्स पर हेक्टेयर जो बोलते हैं, और लैंड हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लैंड कम ही हो रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, तो ये हमेशा एक ज़रूरत हमारी बढ़ जाती है कि भाई कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जिसके द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन आई, उसके बाद हम कौन से ऐसे तरीके हैं जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजे हैं, खोज रहे हैं, लगातार रिसर्च हो रही है, तो क्यों ना भारत भी उसका फ़ायदा उठाए, जैसे पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है उस टेक्नोलॉजी का। जैसे हम लोग, नॉर्मन बॉर्लोग ने ही तो वो काम शुरू किया था, जिसका फ़ायदा हमने उठाया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, बाकी सभी साइंटिस्ट ने उसमें सहयोग किया, और नई नई किस्में चावल और गेहूं की बनी। तो अब हमें
जीएम टेक्नोलॉजी की तरफ जाना इसलिए पड़ रहा है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जीएम टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दर्शकों को भी, सभी भाई बहनों को, जो हमारे पास जनरल पब्लिक या किसान भाई बहनों को भी, कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो जिसके द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, कि उसमें जैसे गेहूं का एक किस्म दूसरी गेहूं की किस्म से क्रॉस करते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उसको हम बढ़ाते हैं और नई किस्में तैयार करते हैं, और उसमें करीब करीब 10-12 साल लगते हैं। इसी तरह कोई वैरायटी बनाने में, कोई एक वैरायटी में बनाने में 10-12 साल लग जाते हैं, इस ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड के द्वारा, जो कि बहुत अच्छा है, जिसके जरिए हमने हरित क्रांति की। हाँ जी, जो कि एक बहुत अच्छा मेथड है, ऐसी बात नहीं, आज भी वो बिल्कुल प्रचलित है और हर एक इंस्टीट्यूशंस में वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग इन इंडिया में, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी दूसरी जब आ गई हमारे यहाँ, जीएम टेक्नोलॉजी आ गई, जो 1980-90 के दशक में तैयार हो गई थी, और 90 के बाद साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहला ट्रांसजेनिक 1995-96 में बना, वो जीएम क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। उस टेक्नोलॉजी में फ़ायदे ये हुए उस टेक्नोलॉजी से कि बहुत से जीन्स जो कि एक पौधे में नहीं है, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या है कि गेहूं का जीन गेहूं में ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या चावल का चावल में कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा जीन, क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, उनमें सब में जीन्स हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि बहुत से बैक्टीरिया को हम एज बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं किसी समय में, बल्कि आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ भी लोग करना चाहते हैं, एक बेसिलस थ्रिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया, जो मिट्टी में पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया को एज ए बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। अच्छा। ये करीब करीब पिछले 70-80 साल से चल रहा था। अभी भी जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसकी बातचीत लोग करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने फिर ये समझा कि ऐसा इसमें क्या है इस बैक्टीरिया में, कि जिसकी वजह से वो जो पेस्ट जो होता है या कीड़ा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन कम होती है, वो कीड़ा मर जाता है। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई आगे कि हम लोग जो जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, और उस जीन्स को हम अब निकाल पाए, अच्छा। किसी भी ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया से हमने वो जीन पहचान लिया, उस जीन को निकाल लिया, उस गुण को ले लिया हमने, उस गुण को ले लिया उस बैक्टीरिया से, और उसको हमने पौधे में डालने की कोशिश की। कि पहले जैसे टोबैको में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो टोबैको को जो कीड़ा, उसको जब उसके ऊपर छोड़ा गया तो कीड़ा मर जाता था और कीड़े से डैमेज नहीं हुआ। सो फिर हमारे यहाँ जैसे कॉटन में बहुत ज़्यादा छिड़काव होता है पेस्टिसाइड्स का, बहुत ज़्यादा, ग्रीन सुंडी जो होता था, हाँ जी, ग्रीन सुंडी का बहुत अटैक होता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वही जीन जिसको बीटी जीन बोलते हैं, उसको कॉटन में डाल दिया गया। ये कहाँ से लिया था हमने? ये एक्चुअली बाहर से जीन, एक कंपनी मोन्सेंटो और महिको के आपस में एक एमबीबी बोर्ड के द्वारा वो जीन इंडिया में आया। नहीं, वो जीन किसका था? वो जीन बैक्टीरिया से। अच्छा, उसी वो जीन उन्हीं के पास, मतलब उन्होंने जहाँ से भी, ओरिजिनल सोर्स तो बैक्टीरिया ही रहा ना उस जीन अच्छा, का। बैक्टीरिया था। हाँ, तो वो एक प्राइवेट कंपनी के पास जैसे था, वो सभी लोग इस पर काम कर रहे थे। और भी साइंटिस्ट भी, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, पब्लिक सेक्टर में भी काम कर रहे थे। लेकिन ये जो मोन्सेंटो, इनको तरक्की, सफलता मिली, और उन्होंने सोचा कि इसका फ़ायदा पूरे दुनिया में होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी कंपनी है, सीड कंपनी महिको, उनके साथ मिलकर, और वो जीन किसी तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आ गया, और फिर उसको उन कॉटन हाइब्रिड्स में डाला गया जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कॉटन हाइब्रिड्स बनकर तैयार हुए, जिसमें हमारे बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर की सीड कंपनीज हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, और हमारी प्रोडक्शन इस बीटी कॉटन बनने के बाद, हमारी प्रोडक्शन जो कभी 2002-03 में ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, बीटी कॉटन 2 में आ गया था, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन उस टाइम 14-15 मिलियन बेल्स के करीब होती थी, जो कि बढ़कर 15-16 तक, करीब करीब 10-12 साल के बाद 40 मिलियन तक करीब करीब पहुँच गई। तो एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। उसमें जो पेस्टिसाइड के जो स्प्रे होते थे वो बहुत कम हो गए, और किसानों की लागत उसमें बहुत कम हो गई, उधर से पैदावार भी बढ़ गई, तो उनको नेचुरली एक इनकम भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, जो बीटी कॉटन हाइब्रिड में जो पैदावार हुई, और जो बीटी कॉटन हाइब्रिड नहीं है, जो बीटी नहीं है जिसमें हाइब्रिड में, उस कंपैरिजन में करीब करीब 10 से 12 हज़ार रुपए का प्रति एकड़ किसान को फायदा हुआ। अच्छा,
लेकिन अब वो 40 से बढ़ घटकर हमारी जो प्रोडक्शन है कॉटन की वो 30 अभी बहुत चिंताजनक तरीके से घट रही है। 30 मिलियन बेल की तरफ आ गई है, क्योंकि हम लोग नई किस्में बीटी कॉटन के बाद हम ले ही नहीं पाए। हमारे यहाँ बीटी कॉटन के बाद अपने इंडिया में, भारत में कोई दूसरी जीएम क्रॉप आई नहीं जो कि आनी चाहिए थी अब तक। 2002 को लेकर आज तक अगर मैं कहूँ करीब करीब 25 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई दूसरी जीएम क्रॉप, सिर्फ कॉटन नहीं कोई और भी जीएम क्रॉप नहीं आई। उस पर हम मुद्दे पर बात करेंगे। पहले वो जान लेते हैं कि जो देसी है, हाइब्रिड है और जीएम है और जीनोमैटिक, ये चारों में अंतर क्या है, वो एक बार देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर रहे थे, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन की जो वैरायटीज बना जब हमने जया बनाई, जब हमने सोनालिका, बिल्कुल, तो उसमें क्या होता था, उस समय हम खाली पौधे को देखकर सेलेक्ट करते थे कि ये पौधा छोटा है हाइट में या बड़ा है, हमें ड्वार्फ चाहिए था, जरूरत थी हमें। और जबकि उसके पीछे जीन्स ही काम करते हैं। लेकिन उस समय हमें जीन्स के बारे में नॉलेज नहीं थी कि भाई वो कौन से जीन्स हैं। सो जैसे जैसे ये साइंस आगे बढ़ी तो हमें जीन्स का जब पता चला तो हम वो जीन्स को भी निकाल कर डायरेक्टली, अगर एक बड़े पौधे को छोटा करना चाहते हैं तो हम वो डायरेक्टली अब जीन के द्वारा ही कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर हमें जीन तो 1 या 2 चाहिए होते थे उसको छोटे करने के लिए। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में फिर क्या होता है, बहुत से जो गुण हैं हम अलग अलग तरह की किस्मों से लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक नुकसान ये होता है कि कुछ, एक बोलते हैं टेक्निकल टर्म लिंकेज ड्रैग, कि जिसमें एक जो अच्छा जो जीन है अच्छे गुण के लिए, उसके साथ और भी जीन जो अच्छे नहीं है वो जुड़े हुए हैं। अच्छा। उसको आप अलग नहीं कर पाते हैं। तो वो जीन्स भी उस वैरायटी में आ ही जाएंगे। अच्छा। और इसी समय एक्चुअली इसको चलते ही तो वो 10-12 साल उसमें लगते हैं। और हमें विद टाइम जैसे आगे बढ़े तो वो जो जीन्स के बारे में नॉलेज हुई तो हम लोग फिर जीएम क्रॉप्स की तरफ आ गए। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको 80-90 में। हाँ जी, मतलब 1983 में एक्चुअली पहला एक पब्लिश पेपर हुआ था, 3 अलग। हाँ जी, मतलब कि भी हम कोई भी जीन बैक्टीरिया से प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उसी प्लांट से उसी प्लांट का करें। नहीं, उसमें ऐसा नहीं था, वो जीन हम कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि टेक्निकली कन्वेंशनल में तो यही था कि गेहूं का गेहूं से लेंगे, हाँ जी, धान का धान से लेंगे। हाँ जी। जीएम में ये नहीं था, किसी भी जीव से ले सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली ये हमें समझना चाहिए कि चाहे वो पौधा है, पक्षी है या जीव जंतु कोई भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें जीन जो हैं सब तरह के सेम हैं। वो एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से बने हुए हैं, उसमें किसी में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं जीन, मुझे पता चले कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा अच्छा जीन है जिसकी वजह से मुझे पौधे में डालने से उसको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उस जीन को डाल सकता हूँ। अब ये मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है। 83 में वो पहला पेपर ऐसा पब्लिश हुआ। किस देश में हुआ था ये? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में। अलग अलग 3 साइंटिस्ट थे इसमें। एक मोन्सेंटो का साइंटिस्ट अलग पेपर पब्लिश किया। अच्छा। एक बेल्जियम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग पेपर पब्लिश किया। अच्छा। एक वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की लेडी थी मेरीडेल चिल्टन, उन्होंने अपना एक अलग पेपर पब्लिश किया। तो तीनों के काम से पता चला कि ये संभव है कि कोई भी जीन, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया से लेकर पौधे में डाल सकते हैं। अच्छा। तो जब ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई, 83 से पहले नहीं था। हाँ जी, 83 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये एक नई एक खोज हुई कि जिससे हम कोई भी एक जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म से लेकर पौधे में डाल सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को मैच्योर होते होते कि हम ये जो हमारे फसल के वाले जो क्रॉप हैं, जैसे कॉटन है, राइस है, गेहूं है, उनमें डालने के लिए हम लोग 1994-95 टोमेटो में सबसे पहला ये जीएम टोमेटो बना। अच्छा, कहाँ पे आया था? ये यूएसए में बना था। यूएस में? हाँ जी। और ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी वहीं, ये 1995-96 की बात है। कमर्शलाइजेशन एक्चुअली सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट टोमेटो पे किया। हाँ जी, हाँ जी, जीएम का। हाँ जी। अच्छा। और नहीं, टोबैको में भी हुआ, लेकिन टोबैको क्योंकि खाने में नहीं आती है, तो टोमेटो क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये टोमेटो में किया गया। अच्छा, उससे पहले टोबैको में हो चुका था? टोबैको में हो चुका था। अच्छा। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहले टोबैको में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, फिर टोमेटो में? फिर टोमेटो में। अच्छा। और फिर बाकी क्रॉप्स में। बाकी क्रॉप्स में। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी को समझने के बजाय उसके उसके अगेंस्ट जाते हैं या समझने की कोशिश
नहीं कर पाते होंगे, तो मैं उनको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। अमेरिका जैसा बड़ा देश जिसमें पपाया की इंडस्ट्री पर बहुत अफेक्ट हो रहा था, उनको एक वायरस की वजह से, उसको रिंग स्पॉट वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत डैमेज हो रहा था पपाया की प्रोडक्शन को यूएसए में। सो साइंटिस्ट ने एक जीन जो कि वायरस का ही जीन लिया, उसको पपाया में डाला इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मैंने आपको बताया, जीएम क्रॉप बनाने के लिए। और वो पपाया इस रिंग स्पॉट वायरस से रेजिस्टेंस उसमें पैदा हो गई। अच्छा। और अब उस रिंग स्पॉट वायरस से पपाया में कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो उनसे जो उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल जो कम हो गई थी यूएसए में, वो बहुत बढ़ गई। तो इसमें उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीन वायरस से लिया, पपाया में गया, पपाया एक वायरस रेजिस्टेंट पपाया बन गया और उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई और आज भी वो पपाया खाया जा रहा है पूरे यूएस में। पूरे यूएस में। और कहीं बाहर भी जाता होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दोबारा से देता हूँ बीटी कॉटन का, जिसमें जीन बैक्टीरिया से लिया और कॉटन में डाला तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। हमारे यहाँ नहीं, बाकी जगह भी, देशों में भी प्रोडक्शन बढ़ गई। तीसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ एक गोल्डन राइस का, जिसमें जो अभी हमारे यहाँ नहीं आया। हमारे यहाँ नहीं आया, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई जीन मेज से, कोई डैफोडिल जो फ्लावर्स हैं, या बैक्टीरिया से भी अलग अलग जीन्स लेकर उसको गोल्डन राइस बनाया गया। गोल्डन राइस का मतलब कि उसमें बीटा कैरोटीन एक येलो पिगमेंट है जो हम खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है। विटामिन ए, हाँ जी। तो वो गोल्डन राइस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कितना अच्छा वो प्रचलित नहीं हो पाया किसी कारणों से, जो बांग्लादेश में मेरे ख्याल से चल रहा है। हाँ जी, वो चल रहा है। फिलीपींस में भी चल रहा था और शायद किसी कारण से वो आगे बढ़ रहा है कि कोशिश। हमारे यहाँ अभी तो उस पर बहुत हर्डल है। हाँ जी, हाँ जी। और उसी तरह से हमारे यहाँ बीटी ब्रिंजल बनाया गया और उसी तरह से अभी बीटी पिजनपी या बीटी चिकपी, क्योंकि हमारे यहाँ चिकपी तो अरहर में भी बीटी का, हाँ जी, वो चल रहा है, रेगुलेटरी पाइपलाइन में है। अच्छा। तो हमारे यहाँ ब्रिंजल है, मस्टर्ड का तो मस्टर्ड है, उसकी बात करेंगे, और बीटी पिजनपी है, और अरहर मतलब अगर अरहर है। और फिर अगर हम बात करें हमारे और मक्का की कुछ ऐसे हैं जिसमें बीटी जीन डाला गया है। अच्छा, सब पाइपलाइन हाँ जी। और पोटैटो है जो कि लेड ब्लाइट रेजिस्टेंट पोटैटो बनाया गया है, वो पाइपलाइन में है। और उसके बाद एक रबर प्लांट भी एक्चुअली पाइपलाइन में है। अच्छा, हाँ जी, वो भी, हाँ बिल्कुल, वो पाइपलाइन में है, वो चल रहा है। अच्छा। और जैसे मस्टर्ड भी है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत 6-7 क्रॉप हैं। हाँ जी, नहीं और भी क्रॉप्स हैं, एक्चुअली 15-16 क्रॉप्स हैं जिसमें काम चल रहा है। और हमारे क्रॉप बता पाएंगे कौन कौन से? जैसे मैंने बताया आपको, राइस है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर, ग्राउंडनट है, चिकपी, पिजनपी, ये सब मैंने आपको बताई। तो ये इंडिया में चल रहा है कि ये इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में बात कर रहा हूँ। इंडिया में बात कर रहा हूँ। राइस में भी चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। ये मतलब सिर्फ बीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग गुण उन क्रॉप्स में डाले जा रहे हैं। और ये आपको खुशी होगी इस चीज़ की। कभी कभी हम बात करते हैं कि हम लोग MNCs की बात करें या प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें। बीटी का किस किस में चल रहा है? हमारे यहाँ मस्टर्ड है। नहीं, बीटी मस्टर्ड में नहीं है। नहीं, मस्टर्ड में काम हुआ है हमारे यहाँ। नहीं, लेकिन बीटी का मतलब ये कि जहाँ बीमारी कीड़े के द्वारा लगती हो, जो कीड़े की द्वारा नुकसान होता हो, जैसे कॉटन में नुकसान होता है, पिजनपी में होता है, चिकपी में होता है, या कैस्टर क्रॉप भी है हमारे यहाँ, जैसे उसमें होता है, उनमें बीटी डालने की संभावना बढ़ जाती है। राइस में भी होता है लेकिन वो कम है, इतना नहीं है जितना कि बाकी हमारे इन क्रॉप्स में होता है। तो इसलिए इनमें बीटी जीन्स डाला जाता है। बाकी जैसे मस्टर्ड की अगर आप बात कर रहे थे, मस्टर्ड में है कि हाइब्रिड बनाने के लिए, DMH11 का जो हाइब्रिड बनाने के लिए उसमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है डॉक्टर दीपक पेंटल द्वारा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर भी रहे हैं, उनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। और ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड बनाने के लिए है। अच्छा। हाँ जी। और एक उन्होंने टेक्नोलॉजी के लिए जैसे अप्रूवल मिली है, और एक जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद DMH11 जो हाइब्रिड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बनाया, उसकी भी अप्रूवल मिली है। उस हाइब्रिड में जो कि हमारे अलग जो पेरेंट लाइन्स उन्होंने यूज़ की हैं, उससे करीब करीब 25 से 30% ज़्यादा उसमें पैदावार होती है। तो ये लेकिन अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस तो चल रहा है। बीटी का मैं वो क्लियर थोड़ा करना चाहूँगा। हाँ जी। कि बीटी का अभी सिर्फ हमारे पास हमने 2002 में कॉटन में इंट्रोड्यूस की, उसके बाद बैंगन का है, वो पाइपलाइन में है। हाँ जी, वो मोरेटोरियम लेकिन उसके पास है 2010 से। बिल्कुल, वो पाइपलाइन में है। और कौन सा है?
और बीटी का? पीजेनपी है, अरहर अरहर है और है, और उसके बाद चना में में भी काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये चला, लेकिन ये सब पाइपलाइन में हाँ है ये सब क्योंकि पाइपलाइन में है। हमारे यहाँ परमिशन का काफी और चक्कर है। उसके बाद कॉटन की बहुत सी वैरायटीज हैं जिसमें बीटी कॉटन बन रहा है, बीटी जीन इसमें जा रहा है, अच्छा, और मक्का में भी है। मक्का में, लेकिन ये किसी सब को अलाउ पाइपलाइन नहीं में किया है। गया अभी। हाँ, अभी किसी को अलाउ नहीं किया Allow नहीं गया है, और इसके साथ साथ हर्बिसाइड टॉलरेंस की भी उसमें जीन तो डाले गए हैं। ये जो है, इन सारे मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये है कि हमने उसको कहीं दूसरे उससे लिया, इसका जो जीन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया है। हाँ, हाँ जी, बैक्टीरिया से लिया है। बैक्टीरिया से लिया। हाँ जी, बीटी जीन वो बैक्टीरिया से लिया है। बजाय पौधे के। हाँ जी, वो नहीं, पौधे में अगर कोई जीन है तो हमें जीएम क्रॉप की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जीन पौधे में ही है, जैसे गेहूं का जीन अगर हमें एक दूसरी किस्म में डालना है तो हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, जो शुरू से हो रही है। हाँ जी, जो हो रही है, अभी भी हो पारंपरिक, रही है। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी नॉलेज से हमें ये पता चलता है कि बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो कि उस पौधे में नहीं हैं, बल्कि बाकी पौधों में, किसी और दूसरे पौधे में, हाँ। या किसी और ऑर्गेनिज्म में है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक साइंटिस्ट ने अफ्रीका में, कीनिया की एक लैब में, उन्होंने एक पेपर, जो शिमला मिर्च जिसको हम बोलते हैं, जी, उसमें से एक जीन लिया अच्छा। और उन्होंने बनाना में डाला। शिमला मिर्च से बनाना में डिजीज उसको लगती थी, उससे वो रेजिस्टेंट हो गया। अच्छा, तो ये इस टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं, और हमें ये समझना चाहिए कि वैसे भी एक बहुत सारे जो जीन्स हैं आपस में, वो एक तरीका है कि जिससे वो ह्यूमन बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, ऑलरेडी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वायरस के जैसे फॉर एग्जांपल 8% जीन्स वायरस के ह्यूमन बीइंग जीनोम में पाए गए हैं। अच्छा, और जैसे शुगर बीट में एग्रोबैक्टीरियम बोल के एक जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करते हैं जीएम बनाने के लिए, उसके जीन्स भी उसमें पाए गए हैं। अच्छा, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर कोई गुण या जीन एक पौधे में ना होने की बजाय उसको फ़ायदा देने के लिए वो जीन जहाँ भी कहीं है, उसको अगर हम ग्लोबल जीन पूल अगर कहें, वहाँ से ले तो लें। इस टेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी के द्वारा उस जीन को लिया जा सकता है और इसमें डाला जा सकता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो पूरा इसी कारण से बायोसेफ्टी रेगुलेशन उसका है। और आप कह रहे हैं कि पपाया जैसे वहाँ पे यूएस में खा रहे हैं। बिल्कुल, पपाया है, मक्का है, और हमारे यहाँ भी तो बीटी कॉटन का जो ऑयल है, बीटी कॉटन ऑयल थोड़ा सा है, लेकिन है लेकिन हमारे यहाँ फूड चेन में तो है वो, फूड चेन में है। क्योंकि 95% से ज़्यादा तो इंडिया में बीटी कॉटन लगाया जा रहा है। अच्छा, देसी से, ये आपने जीएम को बताया, देसी से हाइब्रिड का, देसी और हाइब्रिड में क्या अंतर है? नो, देसी हाइब्रिड का एक क्या टर्म? वैरायटी और हाइब्रिड में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैरायटी में और हाइब्रिड में, जी, वैरायटी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी बोलते हैं, जिसको कि सीड हर साल लगाया जा सकता है। जैसे किसान भाई बहन एक क्रॉप लगाया, उसका बीज उन्होंने कुछ बचाया अपने लिए, अगले सीजन के लिए रख लिया, और उसको आप हर साल लगा सकते हैं। अपना मतलब अपना बीज बचाकर, बाजार से खरीदने की बजाय रखकर उसको आप हर साल 5, 6, 7, 8, 10 जनरेशन तक लगाते हैं। जबकि वो बीज भी बदलाव करना चाहिए 5 से 7 जनरेशन के बाद। लेकिन वैरायटी में ये संभव है कि अपना बीज आप उसको रख सकते हैं हर साल और लगा सकते हैं। जो देसी है ना, जो देसी वैरायटी है, देसी मतलब वैरायटी कोई भी हो, चाहे वो देसी हो या जो भी। और हाइब्रिड में, हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में क्या है कि अब ये जो दो अलग अलग डाइवर्जेंट पेरेंट्स लेते हैं हाइब्रिड बनाने के लिए, और वो एक दोनों को जब क्रॉस किया, उसका जो प्रोजनी आई, उसको हम हाइब्रिड F1 में जो बनता है, उसी को सीड के रूप में लगाया जाता है वो। लेकिन क्योंकि वो प्रक्रिया उसकी ऐसी है कि वो हाइब्रिड पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा प्योर क्वालिटी सीड बनाया जाता है, और वो जब किसान भाई बहन उसको जब लगाते हैं तो उसमें करीब करीब 20 से 25% तक उसमें बढ़ोतरी मिलती है पैदावार में। हाँ जी। तो लेकिन वो बीज किसान भाई बहन उसको रख नहीं सकते। हाइब्रिड में दोनों अलग अलग पेरेंट होते हैं? हाँ, दोनों अलग अलग पेरेंट, जितने वो डिस्टेंट रिलेटेड पेरेंट होते हैं, उतनी वो जो एक विगर बोलते हैं, हेट्रोसिस विगर, वो उसको मिलती है, और उसकी चलते हुए 25% तक उसमें बढ़ोतरी होती है हाइब्रिड में। अच्छा, हाँ जी। और जो कि ये जो हाइब्रिड कब हमने एक्सेप्ट किया इंडिया में? हाँ बिल्कुल, कब हमने जो हमारे
बहुत सी प्राइवेट सेक्टर में जो काम हो रहा है वो सब हाइब्रिड्स पर ही हो रहा है, सारा खास hybrid करके वेजिटेबल्स में। अच्छा। जैसे टोमेटो में ले लीजिए या और जितनी भी आप तो सब्जियों की इसका बात भी कर रहे जैसे हैं। जीएम को आज काफी सारे लोग विरोध करते हैं, क्या हाइब्रिड का भी विरोध हुआ था पहले? नहीं, मुझे ऐसी कोई ध्यान में कोई चीज़ नहीं आ रही। किसी समय में हाइब्रिड का विरोध शायद सुनने में आया था कि अमेरिका में ही हुआ था, अच्छा। जबकि टेक्नोलॉजी सबसे पहले वहाँ मक्का में आई थी। हाइब्रिड की। और हाँ जी, और वो लेकिन थोड़ा इतना ज़्यादा शायद मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रोडक्शन से बहुत बड़ी, और उसको भी लोग नेचुरल तरीका समझते हैं हाइब्रिड बनाने का भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग के द्वारा। लेकिन अब जो विरोध हो रहा है जीएम क्रॉप्स का, वो खास करके इसलिए शायद हो रहा है कि हम लोग जीन्स जो हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर आते हैं, और लेकिन उसमें भी कोई बायोसेफ्टी का इशू नहीं रह जाता है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा जीएम क्रॉप्स को लेकर कि करीब करीब 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है कि जीएम क्रॉप्स या फूड, जीएम फूड अगर आप इसको कहें, जो कि 70-72 देशों में खाया जा रहा है, और वो तभी उसको कमर्शलाइजेशन स्टेटस पे ले जाया जाता है जब उसकी पूरी बायोसेफ्टी रेगुलेशन स्टडीज़ को ध्यान में रख के कर ली जाती हैं, जरूरत से ज़्यादा भी कर ली जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ मस्टर्ड में हुआ है, और तब वो जाके वैरायटी कमर्शियल रिलीज़ के लिए उसको परमिशन मिलती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम क्रॉप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बायोसेफ्टी रेगुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से उनकी एनालिसिस की जाती है, और ये पाया जाता है कि वो सेफ़ हैं, तभी वो आगे कमर्शलाइजेशन की उसको परमिशन मिलती है। और पूरे वर्ल्ड में 70-72 देश ऐसे हैं इंडिया को मिलाकर कि जिसमें ये जीएम क्रॉप्स या जीएम फूड्स प्रचलित हैं और जीएम फूड्स को खाया जा रहा है। और आज के दिन करीब 210 मिलियन हेक्टेयर 30 देशों में वो उगाया जा रहा है, जीएम क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। बाकी 40-42 जो देश हैं वो अपने से उगाते नहीं हैं, लेकिन वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और वो जीएम फ्रूट्स को खाते हैं। तो उगाने वाले कितने देश हैं जीएम? करीब करीब 29-30 देश ऐसे हैं जो कि 1996 से लेकर और आज तक 210 मिलियन हेक्टेयर में उगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, करीब करीब 75 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद ब्राज़ील में है करीब करीब 68 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद अर्जेंटीना में है करीब करीब 24-25 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद कनाडा में है करीब करीब 12 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद 5वें स्थान पर इंडिया है, करीब 11-11.5 मिलियन हेक्टेयर सिर्फ बीटी कॉटन के द्वारा। कॉटन का। और अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें जो लेकिन मैं एक ये बायोसेफ्टी की जब मैं बात कर रहा था पिछले 25 सालों में, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि करीब करीब 4,500 ऐसी स्टडीज़ कर दी गई है इन 70-72 देशों में, और किसी में भी उनको ऐसा नहीं पाया गया कि ये जीएम क्रॉप्स या जीएम फूड जो हम खाते हैं उसका कोई दुष्प्रभाव किसी पर भी, जीव जंतु पर, इंसान पर कभी पड़ा हो, ऐसा नहीं पाया गया। उस पे भी आएंगे डॉक्टर साहब। ये अब एक नई चीज़ आई है जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग क्या है ये? इस पे इसका भी विरोध हो रहा। अभी जो राइस की हमने वैरायटी एक रिलीज की है उस पे काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ। एडिटिंग वाला भी थोड़ा मुद्दा समझा दीजिए, फिर इस पे कई सारे सवाल हैं, उस पे भी आपसे वो करेंगे। नहीं, मैं आप जो कह रहे हो मैं समझता हूँ। जीनोम एडिटिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि विरोध जीएम क्रॉप्स का या जीएम फूड्स का भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब टेस्टेड है, जो उन लोग के सवाल हैं उस पे आएंगे, हाँ। लेकिन जीनोम एडिटिंग एक बार तो समझ लेते हैं, जीनोम एडिटिंग है क्या? अच्छा, जीनोम एडिटिंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जीएम क्रॉप्स को बनाने के लिए हम कोई भी जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और इसीलिए उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड एक टर्म दे दी गई कि वो नया जीन उसमें हमने किसी प्लांट के अलावा किसी दूसरे पौधे से या किसी दूसरे प्लांट का भी अगर डालें तो हम उसको या किसी दूसरे बैक्टीरिया से ले, या किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, कहीं से भी ले लीजिए, तो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम उसको दिया जीएम क्रॉप्स का। लेकिन जीनोम एडिटिंग में, जो कि ये टेक्नोलॉजी 2012-13 में आई है, जिसको 2020 में केमिस्ट्री में 2 विमेन साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है, और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो जीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो हैं एग्जिस्टिंग, उन्हीं को ही बदलाव किया जाता है, उन्हीं जीन्स में ही बदलाव किया जाता है। बाहर से कोई जरूरत नहीं, बाहर से फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है उसको उसमें नहीं रखता। जो हम क्रॉप्स की अगर बात करें, जैसे अभी आपने बात करी जीनोम एडिटिंग राइस, जो 2 वैरायटीज़ लॉन्च हुई हैं इंडिया में, जो लॉन्च हुई हैं, जो सीड्स हैं तैयार हैं,
उनमें कोई जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं है। उनमें अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जी। एक वैरायटी में एक जीन है जिससे कि पौधे में सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा। उसमें कम पानी से या जो सैलिनिटी प्रभावित जो इलाके होते हैं उसमें वो ज़्यादा पैदावार दे सकती है। सिर्फ उसी जीन में वो चेंज या बदलाव किया गया है और बाहर से उसमें फाइनल प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया DST1 जो IARI द्वारा डेवलप की गई है उसमें वो कोई जीन बाहर से नहीं है। नंबर 1, मदद जरूर लेनी पड़ती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं होता। हाँ मदद लेनी पड़ती है क्योंकि वो एक मशीनरी होती है जिसको हम क्रिस्पर रिएजेंट्स कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हाँ, उसमें टर्म्स नहीं को जाएंगे, बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन हूँ। फाइनल प्रोडक्ट में नहीं हाँ, होता फाइनल प्रोडक्ट में ये मानकर चल लीजिए बिल्कुल कि उसी के जीन उसमें एडिट किया गया। उसी के जीन को ही एडिट किया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो आज हम कर रहे हैं जीन एडिटिंग की जो बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन में हम म्यूटेशन कर रहे हैं। जब ये खोजी गई थी पूरे दुनिया में इस पर बहुत काम चला सिर्फ म्यूटेशन करने के लिए। म्यूटेशन का मतलब ये कि जो DNA का हमारा जो सीक्वेंस होता है जिसमें ATGCT 4 लेटर्स होते हैं, उनमें बदलाव करना, उनमें इस तरह से बदलाव करना कि शायद उस बदलाव से हमारी पौधे की जो डिजीज रेजिस्टेंस की जो शक्ति है वो बढ़ जाए, पैदावार बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। उस तरह को हम मतलब उस एक उद्देश्य से उसको म्यूटेशन उसमें की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ये म्यूटेशन आज जो हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक मेथड है उसके द्वारा कर रहे हैं जिसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये 1940 में, उससे पहले भी, बल्कि मैं अगर कहूँ करीब करीब 100 साल पहले वो एक म्यूटेशन के द्वारा भी वैरायटीज़ बनी थी। अच्छा। मतलब जिसमें कि वो म्यूटेशन एक केमिकल से किया जाता है या म्यूटेशन रेडिएशन से किया जाता है। केमिकल एक होता है EMS, ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो कि DNA में बदलाव कर देते हैं। अगर आप सीड को ट्रीटमेंट दें उस इथाइल मीथेन सल्फोनेट उसको बोलते हैं EMS, तो उसके अगर ट्रीटमेंट दें सीड में तो उसमें DNA में बदलाव होते हैं। अच्छा। और बहुत सारे सीड्स को अगर आपने 1 किलो सीड्स को अगर आपने उसमें ट्रीटमेंट दे दिया और उसको फिर आप ग्रो करेंगे तो आपको हर एक पौधा देखेंगे वो अलग होगा क्योंकि उनके जो DNA में बहुत से बदलाव हो चुके होंगे। फिर उसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा आपके मतलब का है, फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो इस तरह के म्यूटेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जिसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहा जाता है, करीब करीब 3200 वैरायटीज़ पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ हो चुकी हैं। राइस में हैं, गेहूं में हैं, चावल में हैं, मक्का में हैं और जितने हमारे और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में हैं, तिलहन में हैं, पल्सेस में हैं और हम खा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। कोई इशू नहीं है सेफ्टी को लेकर। और उसमें म्यूटेशन जो मैं बात कर रहा हूँ वो म्यूटेशन नंबर की अगर हम बात करें कितने तरह के उसमें वो DNA में बदलाव हुए, वो 500, 600, 1000 से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और जबकि हम जीनोम एडिटिंग में जो एक ही सिर्फ जिसकी जरूरत है वो उसी को एडिट करते हैं। जैसे DST1 एक जीन है, जैसे हमारी जो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो प्रचलित है अभी, मतलब जो लॉन्च हो गई है उसमें है, या दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूट राइस उसमें जो अभी लॉन्च हुई है इसमें क्या बदलाव किया गया? उसमें एक सूखे से लड़ने की क्षमता। हाँ जी, उसमें सूखे से लड़ने की क्षमता और जो पत्ते में कुछ होल्स जिसे मिनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसकी जो उनके जो नंबर हैं वो घट जाते हैं, लीफ का साइज बढ़ जाता है। अच्छा। और टिलर नंबर बढ़ जाते हैं, पैनिकल्स भी मतलब वो एक बदलाव सिर्फ एक सिंगल जीन में करने से हो रहे हैं। और इसकी ये जीन कौन सा है वो उसके लिए ऑफ कोर्स बहुत पहले ये टेक्नोलॉजी कौन से देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई? जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी जो नोबेल प्राइज जिनको मिला वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA में है। अच्छा। और एक इंस्टीट्यूशन जर्मनी में है। उन लोगों को दोनों को, हाँ जी। और फिर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी MIT में ह्यूमन बींग्स को लेकर ये टेक्नोलॉजी प्रचलित हुई और फिर बाद में ये टेक्नोलॉजी पेटेंट हो गई। पहली हुई है। हाँ जी। नहीं, ये उस टेक्नोलॉजी को ही जो कि कॉमन है वर्ल्ड ओवर, उसको लेकर ये जो 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी फर्स्ट टाइम हमने वर्ल्ड में राइस में ये 2 वैरायटी लॉन्च की हैं। फर्स्ट टाइम की। तो ये मैं बता रहा था कि उसमें सिर्फ 1 या 2 या 3 या 5 या 10 ही चेंज करेंगे। इसमें तो एक ही किया है DST1। दूसरी जो वैरायटी राइस में जो बनी है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, उसमें जो बनी है उसमें भी सिर्फ एक ही जीन को बदलाव किया है जो एग्जिस्टिंग जीन है।
तो उससे पैदावार कम से कम 20% बढ़ गई है। और वो जो वैरायटी है CKX2 एक जीन है जिसमें बदलाव किया गया है, DRR धान उसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो उसको फ्लावरिंग भी जल्दी हो गई, मेच्योरिटी उसकी 25 दिन, आई थिंक 15 से 20 दिन जल्दी हो गई। तो इसका मतलब ये कि 15 से 20 दिन पहले आप उसको काट लेंगे पानी की और उसको बचत पानी होगी। की बचत होगी, फर्टिलाइजर्स की बचत होगी। फर्टिलाइजर्स और पानी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होती हैं खास करके राइस फील्ड में, उसमें कमी आएगी। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कोई एक म्यूटेशन ब्रीडिंग जिसके द्वारा 3000 से ज़्यादा वैरायटी भी हैं, आज हम खा भी रहे हैं, कोई जिसमें कि बदलाव मतलब कोई उसके अगेंस्ट नहीं है कोई भी, और इनके अगेंस्ट हमें जाने की कोई साइंटिफिकली स्पीकिंग जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब इसमें लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग, कि जब GM ये BT कॉटन आया, GM टेक्नोलॉजी हम लेके आए उसमें, तो आपने कहा कि बहुत तेज़ी से बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। ये बोला गया था कि कोई इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे कम होगा। सर, गुलाबी सुंडी के लिए तो जहर था, फिर गुलाबी सुंडी प्रतिरोध विकसित कर गई अपना, तो ऐसे कैसे हो गया? और इसी वजह से ज़्यादा सवाल उठा रहे ज़्यादा लोग कि क्यों गुलाबी सुंडी के, जब ये कहा गया था कि एक सुंडी के प्रति ये वो हो गई है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता हो गई है उसमें, तो अब दूसरी कैसे इसमें गुलाबी सुंडी कैसे लग गई, जबकि कहा गया था कि कुछ भी नहीं लगेगा इसमें? ऐसा है, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ। वो ये कि कोई भी प्लांट को आप किसी डिजीज या पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे उसमें पैदा, तो वो जो कीड़ा किसी समय से जो मर जाता था, अब वो भी अपने बदलाव उसमें होते रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है ये। अच्छा। 10, 12, 15 साल के बाद वो भी एक समय ऐसा आता है, उसकी जनरेशन बदल जाती है, उसके अपना एक जीनोम इवोल्यूशन उसको बोलते हैं, कि वो अब उस पर्टिकुलर BT प्रोटीन से टॉक्सिक से अब नहीं मरता। और ये सिर्फ GM क्रॉप में ऐसा नहीं होता है। अगर हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा भी, सपोज कल को अगर हमें ये जिसको हम BT टॉक्सिन या BT कॉटन कहते हैं, अगर ऐसा हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग से भी बनाया होता, उसमें भी वो रेजिस्टेंस उस कीड़े में डेवलप हो जाती। अच्छा। ये एक प्रक्रिया है। कोई भी इंसान को आप धक्का देंगे गिर जाएगा, समय फिर धक्का देंगे गिर जाएगा, एक समय आएगा कि वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेगा, अब आप धक्के देने से वो नहीं गिरेगा। तो वही चीज़ एक है इन ए वे कि ये जो हमारे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जीनोम में बहुत जल्दी बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, और समय समय पर जब उनको ऊपर वो प्रेशर डाला जाता है मारने के लिए उनको, तो वो 15-20 जनरेशन के बाद उसमें ऐसे बदलाव हो जाते हैं कि अब उसको मारना असंभव हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलपमेंट उसमें हो गया। अब उसके लिए एक ये लड़ाई है, ये सतत टग ऑफ लड़ाई वॉर है, कहते हैं, ये रेगुलर लड़ाई है ये साइंटिस्ट और कीड़ों के बीच में। हाँ। कि वो तगड़ा हो गया तो हमें दूसरा जीन लेके आना पड़ेगा, जो कि दूसरे जीन हैं, दूसरे जीन हैं, लाए भी गए हैं, इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहे? लेकिन वो इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं, लेकिन वो समहाउ हमारे रेगुलेटरी पाइपलाइन से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। मतलब गुलाबी सुंडी को मारने वाला जीन है, और भी जीन्स हैं, उनका मिश्रण होता है, पैरामिडिंग जिसको हम कहते हैं, जीन स्टैकिंग के BT के अलावा और भी जीन्स हैं जो उसमें 1, 2, 3 करके, BT जीन के भी अलग अलग किस्में हैं जो उसमें डाली जा सकती हैं, डाली जा रही हैं, और वो भी बाहर आना। आप कह रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कि ये गुलाबी सुंडी खत्म हो सकती है, लेकिन ये उसमें रेगुलेटरी बॉडीज की दिक्कत है, परमिशन की। रेगुलेटरी बॉडीज में डिले है। वो जीन है मौजूद जो खोजे गए हैं, वो जो जीन जैसे मैंने बताया, क्योंकि किसी समय पर साइंटिस्ट लोगों को पब्लिक या प्राइवेट में ये लगने भी लगता है, अगर रेगुलेटरी डिले है तो उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट, अपना समय, अपना टाइम लगाएं या ना लगाएं, वो भी तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। भाई अगर खास करके प्राइवेट सेक्टर को जब उनको इतना इन्वेस्टमेंट अगर करना पड़े, उनको इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि एक प्रक्रिया जो है इंटरनेशनली साउंड, हमारे देश में बहुत अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम है हमारा, अच्छा, बहुत अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम है, और हमें पता है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं 100%, और करना भी चाहिए, करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ बाहर नहीं आती,
कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं जाती तो नेचुरली एक धक्का जैसे लगता है पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर को, खास करके क्योंकि उनकी अपना इन्वेस्टमेंट है उनका उसमें। मैं तो इवन पब्लिक साइंटिस्ट को भी कहूँ, पब्लिक एक सेक्टर धक्का में भी लगता हो है। रहा है क्या काम हाँ, इस पे? पब्लिक सेक्टर का भी कॉटन BT इंस्टीट्यूट नागपुर में हो रहा है। PAU लुधियाना ने भी वैरायटीज़ बनाई हैं प्राइवेट सेक्टर में, जबकि हाइब्रिड है उन्होंने वैरायटीज़ बनाई हैं। अच्छा उसके ऊपर भी ट्रायल्स या आगे जो रिसर्च है चल रही है। अच्छा। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि ये तो एक एक कॉन्टिन्यूस जो होता है डेवलपमेंट साइकिल, वो चलना चाहिए। और तो जो इसमें BT कॉटन में जो 2002 में इंट्रोड्यूस की थी हमने टेक्नोलॉजी, वही आज तक है, उसमें कोई आगे अपग्रेडेशन नहीं हुआ? उसमें एक अपग्रेडेशन अगर हो भी रहा है वो कमर्शलाइज नहीं हुआ। जैसे हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन उसमें डाला गया है अच्छा। BT जीन के साथ ही, लेकिन वो तैयार है बनकर जो जैसे लेकिन वही रेगुलेटरी बॉडी की दिक्कत है को उसमें आगे वो समहाउ मतलब कमर्शलाइजेशन की तरफ नहीं। साइंस जैसे ने GM अपना काम किया हुआ, हाँ। सिर्फ यह है कि सरकार को करना जो जैसे GM मस्टर्ड को मुझे हैरानी होती है, हाँ, GM मस्टर्ड में भी कि जो कि पब्लिक सेक्टर से है, एक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी प्रचलित है, और वहाँ GM कैनोला जिसको बोलते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही वो टेक्नोलॉजी बाहर? एज ए साइंटिस्ट मुझे समझने में थोड़ी परेशानी होती है। DMH11 जो है उसमें GM टेक्नोलॉजी ही है। GM टेक्नोलॉजी है, लेकिन और वो टेक्नोलॉजी, वो जो जीन्स यूज़ किए गए हैं उन्हीं जीन्स को यूज़ करके कैनोला, जो कि एक सिस्टर क्रॉप माना जाता है हमारे इंडियन मस्टर्ड की, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में खास करके ऑलमोस्ट 100% ग्रो किया जा रहा है, और 20-25 साल से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं। जो डॉक्टर साहब जो GM के विरोधी लोग हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है ना, वो एक पावर ग्रुप है वो चला रहा, लेकिन जो आमतौर पे लोग, हम लोगों से भी बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं कि भाई जब उससे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं हमारे पास, हाइब्रिड में बन गई हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है? ठीक, ऐसा आपके है। HU ने ही बनाई है, नहीं, उतनी वो पैदावार ठीक देने वाली सी है। वो काम अच्छा चल रहा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जबकि इस टेक्नोलॉजी में कोई गलत चीज़ है नहीं, बाकी देशों में जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको वहाँ प्रचलित है, तो हमारे यहाँ उसको लाने में मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशानी होनी चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ DMH11 तो एक ही हाइब्रिड है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से हम ये भूल रहे हैं कि हम और 10-15 हाइब्रिड नए बना सकते हैं। अच्छा। अगर वो टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिलती है, उसमें हमें ऑयल कंटेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑयल क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, सीड को बोल्ड साइज करने की ज़रूरत है, बोल्ड सीड करने की ज़रूरत है, रेजिस्टेंस टू इमर्जिंग पेस्ट एंड डिजीजेज, एक ऑरोबैंकी बहुत बड़ा एक खतरा बन गई है हमारे यहाँ मस्टर्ड में, उसको लड़ाई लड़ने के लिए उसमें ज़रूरत है। तो अगर आपके पास चॉइस है, आप बाज़ार में जाते हैं, आपको एक ही चीज़ अलग अलग ब्रांड्स की मिलती है। कभी किसी ने कहा कि भाई और मिल रही है, नहीं और कोई नहीं लेके आना चाहिए, क्या मतलब हुआ इसका? आप फोन्स हैं जो आप चाहें वो खरीद सकते हैं, तो आप लोग किसान भाइयों को इस चीज़ से क्यों वंचित रखना चाहते हैं? ठीक है, वो टेक्नोलॉजी अगर नहीं अच्छी नहीं है, किसान भाई बहन उसको 1 साल लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगाएंगे, वो बहुत होशियार और एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट लोग हैं, वो थोड़ी अपनी गलती करेंगे दूसरे तीसरे साल के बाद, वो नहीं लगाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ किसी भी क्रॉप में 250, 300, 400, 500 वैरायटी तक निकलती हैं। लगाते कितनी है हमारे यहाँ किसान लोग भाई? 5, 10, 15, 20 इतने ही प्रचलित, तो बाकी तो साइड में रहती हैं। लेकिन मतलब ये कि हम इस तरफ बढ़ना चाहते हैं कि कोई भी एक अच्छी वैरायटी अगर उसको लगाने से फ़ायदा होता है तो लगाइए, नहीं फ़ायदा होता तो कम से कम एक चॉइस, और उसको हम संरक्षित रख लेंगे हमारे यहाँ जीन बैंक में। एक वो जेनेरिक वेरिएबिलिटी तो क्रिएट हो गई, उसका तो फ़ायदा साइंटिस्ट लोग और स्टडीज़ में भी ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, सिर्फ 30 ही देश इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का, तो बाकी जो डाउट है, क्या जो डाउट है GM के विरोधियों के जो डाउट है, उनको एड्रेस करना हमारा काम नहीं है क्या? सरकार का काम, या जो वैज्ञानिक समुदाय है उनका काम नहीं है क्या? काम क्या है कि हमें कोई गलत चीज़ बाजार में नहीं लेकर आनी चाहिए। ठीक है, वो तो आप भी उसका हिस्सा बनेंगे ना, अगर फूड चेन में आएगी। नहीं तो सुनिए तो आप उससे अलग थोड़ी रह पाएंगे। नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ।
उसके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है इंटरनेशनली, एक कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, कोरस एलिमेंटेरियस फूड को लेकर इंटरनेशनली इनके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, होती रहती हैं, और उन डिस्कशंस को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री अपनी अपनी बायोसेफ्टी गाइडलाइंस, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाता है, और उसमें 1, 5, 10, 15, 20 टेस्ट जो रिकमेंडेड होते हैं क्रॉप को लेकर, जीन्स को लेकर, वो सब किए जाते हैं। और साइंटिस्ट लोग ये समझते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है। उसको हमारे यहाँ प्रक्रिया है, पहले इवेंट सिलेक्शन ट्रायल की जाती है, फिर बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 1 BRL 1 बोलते हैं वो ट्रायल की जाती है, फिर बायोसेफ्टी रिसर्च लेवल 2 BRL 2 वो ट्रायल की जाती है, फिर वो उसको एनवायरमेंटल रिलीज की परमिशन दी जाती है, पूरा डाटा एनालिसिस होता है। जब शुरू होता है एक्सपेरिमेंट तो इंस्टीट्यूट बायोसेफ्टी कमेटी करती है, फिर उसके बाद रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, सारे बायोसेफ्टी टेस्ट रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी टेस्ट जो आधारित जो स्टडीज़ पर जो होते हैं सब किए जाते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। 30-35 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, तरह तरह की एक्सपर्टीज़ उनकी होती है। उसके बाद फील्ड ट्रायल की अप्रूवल के लिए वो GAC में जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अब अप्रेजल कमेटी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे वो टेस्ट किए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई ऐसी गलत चीज़ इस प्रक्रिया के द्वारा निकल गई होती तो कोई तो उदाहरण होता कि कोई आदमी बीमार पड़ा इंडिया में या कहीं और किसी कंट्री में। मैंने उदाहरण दिया 72 कंट्रीज़ का, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है सामने। और दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि सिर्फ 30 ही देशों में क्यों लगाया जाता है, वो हम इस चीज़ को डिसाइड ये नहीं कर सकते कि कोई अगर यूरोप नहीं लगाता तो हम भी नहीं लगाएंगे। नहीं, मेरा ये विश्वास है, हमारे साइंटिस्ट का अपना एक पूरा इंटेलिजेंट ग्रुप है जो इस एरिया में काम करते हैं। हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ पर पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके फंक्शंस वेल डिफाइंड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रोल है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सब जब हम करके, क्या हमें सोचना पड़ेगा कि वो दूसरा देश कोई करे तभी हम करें? एक तरफ से हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ से हम ये कोई बात क्या हुई कि अगर 30 दो करें हम, बाकी और क्यों नहीं करते? जैसे मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ कि यूरोप नहीं करता GM क्रॉप्स, पर उनका इतना वो नहीं, कोई बात नहीं। यूरोप को ही ये मानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों को लेके सबसे संवेदनशील है वो, लेकिन और इसीलिए मुझे लगता है वो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि यूरोप क्यों नहीं करता। लेकिन जीनोम एडिटिंग में यूरोप अब मानने को तैयार हो रहा है। यूरोप कर रहा है हाँ, जीनोम मतलब वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ज़्यादातर अब तक जो बात हुई है वो मानने की तरफ है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की तरफ चल रहे हैं। अगर तो मेरा एक और बात ये है, सीधी सी बात ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में प्रचलित है इतने देशों में, और भारत में भी उस तरह के सब टेस्ट कर लिए जाते हैं, 1 क्रॉप, 5 क्रॉप, 10 क्रॉप्स में भी, और जैसे उदाहरण दिया BT कॉटन, आपको पता होगा BT कॉटन की जो रिपोर्ट्स आती थी कि उसको खाने से बकरी खेत में मर गई, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स थी, लेकिन कोई एक उदाहरण, जब से 95% एरिया में, 95% एरिया में जो हम ग्रो कर रहे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट है कि कोई किसी को कुछ नुकसान हुआ? और इसमें भी साइंस समझने की जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं साइंस समझा सकता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, कि वो BT प्रोटीन खाने से इंसान पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अच्छा, या किसी बकरी पर या किसी और जीव जंतु पर इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वो कीड़ा है वही मरेगा, किसी और पर इफेक्ट नहीं होगा। वो कहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। बिल्कुल समझा दीजिए। बिल्कुल, जो कि मैं पहले मेरे जितने भी मैं लेक्चर्स वगैरह जहाँ भी पब्लिक डिस्कोर्स में बातचीत हुई है, मैंने उदाहरण दिए हैं वो, और लोगों को वो उदाहरण पसंद भी आया है। वो ये कि मैं जैसे ये 2 पेन का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, जैसे ये एक समझो BT प्रोटीन है, ठीक है, जो हमने बैक्टीरिया से लेके पौधे में डाल दिया, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रोटीन को खाने से वो पौधे में जो कीड़ा लगता है, फॉर्म क्या? बैसिलस थ्रिंजेंसिस, अच्छा, बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा, इसलिए उसमें से जो हमने ये जीन आइसोलेट किया है, जो कि ये प्रोटीन बनाता है, उसको BT प्रोटीन, एक्चुअली क्रिस्टल प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन, उसका वो जो जीन है वो हमने पौधे में डाल दिया, जैसे कॉटन में डाल दिया या टोमेटो में डाल दिया समझ लीजिए, या पोटैटो में डाल दिया, किसी में भी डाल दिया,
चना में डाल दिया, अरहर में डाल दिया। अब हम चाहते हैं, जैसे कॉटन का 2 उदाहरण सामने ही है, कि वो कीड़ा उस पत्ते को खाएगा जिसमें वो ये जीन हमने डाला है, उस पत्ते में ये जो जीन है ये प्रोटीन बनाएगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ पेन के रूप में, ये प्रोटीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ये प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया में बनता था, अब ये जो कॉटन के पत्ते में बन रहा है। ठीक है। ठीक है। अब या टोमेटो में बन रहा है, किसी में भी, किसी में भी। अब वो जो कीड़ा पत्ते पे आके पलता है, बड़ा होता है, फिर वो सुंडी तक पहुंचता है। तो जब ये वो कीड़ा इस पत्ते को या उस हिस्से को, पौधे के हिस्से को जब वो खाएगा, उसके पेट में ये प्रोटीन चला जाएगा। हाँ। ठीक है। उसकी पेट में प्रोटीन के जाने से क्या होगा, ये 2 में टूट जाएगा। अच्छा। 2 हिस्सों में प्रोटीन। हाँ, ये जो प्रोटीन है ये कीड़े को नहीं मार सकता है। अच्छा। ये प्रोटीन है, ये टॉक्सिक का रूप इसने नहीं लिया है। और इसको जब हम ये जो कीड़ा है उसके पेट में, क्योंकि एक पीएच जो होती है उसकी अल्कलाइन पीएच होती है, अच्छा। उसकी वजह से ये 2 में टूट जाता है। अच्छा। ये 2 में जब टूट जाता है तो उसमें से एक जो ये है वो एक दूसरा प्रोटीन जो कीड़े के पेट में ही है मौजूद पहले से हाँ। जिसको रिसेप्टर प्रोटीन कहा जाता है। हाँ। ठीक है। वो इसके साथ मिल जाता है। हाँ। मिलके ये जो टॉक्सिन का जो रूप लेती वो है, टॉक्सिन बन जाता है। वो जो एपिथेलियल सेल्स जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया की गट को, उसमें छेद कर देती है। अच्छा। और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाता है। ओके। ये कहानी समझ में आई होगी? हाँ, सिंपल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उदाहरण लेता हूँ कि अगर सपोज उसको मैंने खा लिया, इस प्रोटीन को या उस टोमेटो को जिसमें ये था, उस टोमेटो को मैंने खा लिया। ठीक है। या मैंने ये प्रोटीन ही खा लिया, ये तो प्रोटीन है। हाँ। प्रोटीन तो अच्छी चीज़ है खाने के लिए। मैंने इस प्रोटीन को ही अगर खा लिया तो क्या होगा, अब ये प्रोटीन ही रहेगा, ये 2 में नहीं टूटता है, क्योंकि हमारी जो पीएच है वो अल्कलाइन नहीं, एसिडिक है इंसान की। हाँ। और ये सिर्फ टूटता है अल्कलाइन पीएच में। ओके। ये साइंस है, ये लोगों ने स्टडी किया है। बिल्कुल। ये मैकेनिज्म है। ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड साइंस। और उसको हम आगे बढ़ते इसलिए हैं। आपके अंदर टॉक्सिक नहीं बनेगा। हाँ, तो इंसान के अंदर टॉक्सिक तो हमारे यहाँ तो ये प्रोटीन ही रहा, और ये 2 में ब्रेक हुआ ही नहीं। मैं कहीं जेएनयू में कोई एक लेक्चर दे रहा था, तो कुछ शायद डॉक्टर लोग उसमें थे, तो किसी ने कहा कि जी नहीं, हमारे यहाँ इस अपर पोर्शन में थोड़ा सा शायद पीएच अल्कलाइन होती है। मैं बहुत इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, मुझे ध्यान है। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ये चलो 2 में ब्रेक हो भी गया। वैसे भी ये प्रोटीन हमें खाने के लिए ब्रेक तो करना ही पड़ता है, सिस्टम ब्रेक तो करता ही है। अगर ये ब्रेक हो भी गया, तब उसके बाद क्या होगा, मेरे जो कीड़े में जो रिसेप्टर प्रोटीन था, हमारे शरीर में ये रिसेप्टर प्रोटीन नहीं है। नहीं होता रिसेप्टर नहीं होता ये। अच्छा। मैमल्स में खास करके ये नहीं होता। और ये नहीं है तो ये जुड़ेगा कैसे इससे? और ये जो बिना जुड़े ये अपना काम नहीं कर सकता, टॉक्सिक नहीं होगा। ओके। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी है समझने के लिए। हाँ। और अगर इसको सिर्फ आपको विरोध ही करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विरोध करना है, आपको ये काम दिया गया है, तो आप विरोध करेंगे। लेकिन हमें साइंस, एविडेंस बेस्ड जो साइंस है, उसे समझना चाहिए और उसी के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी, जैसे मैंने आपको बात बताई जीनोम एडिटिंग की, मतलब क्योंकि शायद उस पर हमारी बहुत ज़्यादा चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई, तो ये उदाहरण देते हुए कि जीएम क्रॉप्स, जीएम फूड्स सब सेफ हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस है। रेगुलेशन में भी एक साइंस है, जो कि बायो सेफ्टी रेगुलेशन पूरा अच्छी तरह से सब पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट किया जाता है, और सेफ्टी का कोई इशू वर्ल्ड में आज तक रिपोर्टेड नहीं है। को जीएम को लेकर एक भी रिपोर्टेड केस नहीं है। रिसर्च हुई है क्या इस पे? क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं। रिसर्च तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं उस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जो कमर्शलाइज्ड हैं। जीएम पपाया है, जैसे कोई भी यूएसए में खा रहा है, पोटैटो खा रहा है, या कैनोला या कैनोला का ऑयल खा रहा है, उसमें तो प्रोटीन वैसे भी नहीं होता। या फिर एप्पल खा रहा है, तो या फिर जो पोल्ट्री फीड है उसमें मक्का जा रहा है, या कोई और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइव स्टॉक को, जैसे बिनोले हमारे यहाँ भैंसों को खिलाए जाते हैं, जो बीटी कॉटन से जो बिनोले बनते हैं, उनमें किसी में कोई प्रॉब्लम आज तक हमारे सामने नहीं आई है।
और इसलिए, और ये आज की बात नहीं है, किसी समय में हम कहते थे कि जब हाँ शुरू में 1990 के दशक में या 2000 में कि हाँ ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है, साइंटिस्ट लोग चिंता करते थे, स्टडी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं ना हिस्ट्री ऑफ सेफ यूज़, 25 साल, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी से खा रहे हैं, उसमें कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और ख़ास करके जब हम अगर बात करें जीनोम एडिटिंग की, तो उसमें तो जैसे फाइनल प्रोडक्ट में कोई बाहर से जीन है ही नहीं, तो जीनोम एडिटिंग के लिए कोई विरोध करे, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। बल्कि ये समझ में आता है कि इसका मतलब विरोध करना ही उनका एक मेन प्रोफेशन है, उनकी एक ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद है कि विरोध करो। अच्छा, जीनोम एडिटिंग कितने देशों में अभी इस पे क्रॉप में हो रही है? जीनोम एडिटिंग करीब करीब 60 क्रॉप्स में काम चल रहा है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। अब मेजर कौन कौन से देश हैं? यूएस? 50-60 देश होंगे। अच्छा, मुझे नंबर एकदम से हाँ, याद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया 60 से भी ज़्यादा क्रॉप्स में जीनोम एडिटिंग पर काम हो रहा है। और जीनोम एडिटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्योंकि ये बायोसेफ्टी रेगुलेशन इसमें नहीं होती, तो इसमें छोटी बड़ी कंपनी सब, पब्लिक सेक्टर सब इसमें काम कर रहे हैं। और स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए, जो हमारे यहाँ छोटे किसान हैं जिनकी भूमि 1-2 एकड़ या हेक्टेयर तक सीमित है, जैसे खास करके हमारे यहाँ 80 से 85% छोटे किसान हैं, उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत एक सफलता की तरफ लेके जाएगी। इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन है जीनोम एडिटिंग? जीनोम एडिटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल प्रोडक्ट में कोई फॉरेन जीन नहीं है, इसलिए बायोसेफ्टी रेगुलेशन इसमें कोई तथ्य, बायोसेफ्टी रेगुलेशन नहीं होता है। खास करके 30 ऐसे देश हैं, 30 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बायोसेफ्टी रेगुलेटरी को लेकर डिसीजन लिया है, जिनको अप्रूवल मिला है कि अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट में कोई बाहर से जीन नहीं है तो आप उसको जीएमओ रेगुलेशन से वंचित रख सकते हैं, उसमें जीएम रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया ने 2022 में मार्च 31 या मार्च 30 2022 मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था वो, कि जब हमारे यहाँ की ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि खास करके 2 कैटेगरीज हैं जिसको हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग में, SDN1 और SDN2 में बायोसेफ्टी से हम एग्जम्पशन मिलती है, एग्जम्पशन देते हैं। इसमें क्या है जो दोनों बताया आपने? ये दोनों में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो बदलाव हम करते हैं जीन लेवल पर, वो सिर्फ उन्हीं जीन्स में करते हैं जो जीन्स ऑलरेडी उसमें क्रॉप में प्रेजेंट हैं। जैसे राइस में जो बदलाव किया उन 2 वैरायटीज़ में, सिर्फ उन अलग अलग 2 जीन्स में किया है, 2 वैरायटीज़ में, जो कि ऑलरेडी राइस में जो वो जीन्स हैं, और बाहर से कोई जीन फाइनल प्रोडक्ट में वैरायटीज़ में नहीं है। और इंडिया पहला हो गया राइस में हो गया। अब इसके बाद करीब करीब 40 और क्रॉप्स में, 45 क्रॉप्स में इंडिया में काम चल रहा है। पल्सेस में चल रहा? पल्सेस में चल रहा है, गेहूं में चल रहा है, मक्का में चल रहा है, सोरगम में चल रहा है, और मस्टर्ड में, ग्राउंडनट में, और सोयाबीन में, फिर उसके बाद आप कॉटन में, जूट में, और हमारे वेजिटेबल्स, टोमेटो, पोटैटो, पपाया, तो अलग अलग प्रोडक्शन पे, कोई सी बीमारी पे, या सूखे से लड़ने की क्षमता पे अलग अलग ट्रेड्स है। अलग एक तो ये तो रहता ही है कि हमें यील्ड बढ़ानी है, वो तो रहता है, वो तो रहता है, बट मेन है कि रेजिस्टेंस टू डिजीजेस एंड पेस्ट, या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस की हम आजकल बहुत बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सूखा से जो लड़ने की क्षमता, अगर हम ज़्यादा पानी वाली फसल, और हाई टेम्परेचर 1 डिग्री से पहले ही बढ़ चुका है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। 1 डिग्री, जो कि हम पेरिस एग्रीमेंट को अगर माने तो वो कहते हैं 1.5 डिग्री के अंदर सीमित रखो, मुझे नहीं लगता कि वो 1.5 डिग्री तक सीमित रह पाएगा। तो मतलब ये कि हमें जो हाई टेम्परेचर स्ट्रेस है उसके भी हमें उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा आइडिया मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि आप अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़ क्यों नहीं बनाते हैं, कि जिससे किसान भाई बहनों को 15, 20, 25 दिन का, महीने का फ़ायदा हो, लैंड भी फ्री मिले उनको प्रिपेयर करने के लिए अगली फसल के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा जैसे हमारे जो राइस की जीनोम एडिटेड वैरायटी आई है, जो लॉन्च हुई है, उसमें 15 से 20 दिन मेच्योरिटी कम है, मतलब जल्दी पक जाती है वो। तो उस तरह की अगर किस्में और बनाएं, और अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग ट्रेड्स हैं, वो अभी गिनाना बहुत मुश्किल होगा। एक चीज़ महसूस की जा रही है, सब लोग बात करते हैं, अक्सर कहीं भी जब फूड पे बात होती है तो बात होती है कि ये जब से हाइब्रिडाइजेशन, जीनोम एडिटिंग, जीएम, या जितने भी हमने अपग्रेड किया वैरायटी, चाहे जिस भी टेक्नोलॉजी से,
जो मूल वैरायटी थी, जो उसमें स्वाद था उसके प्रोडक्ट में, उसकी जो उपज है, उसका जो हमारी वो है, दाना है, अनाज है या सब्जी है, फल है, जो उसमें स्वाद था वो अब स्वाद नहीं रहा। जो सुगंध थी पहले बासमती में, वो अब बासमती में नहीं रही, या काला नमक में, या किसी में। तो ये क्या, ये बार बार हमने जो वैरायटी बनाई है उसमें कुछ कुछ छूट गया है? क्यों वो स्वाद गायब हो गया है? क्या उसमें कुछ साइंस इसमें कुछ कर रहा है? देखिए, वो साइंस जरूर इसमें कर रहा है, जो कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाने की जो बातचीत है, बायोफोर्टिफिकेशन की जो अगर हम बात करें, उसमें आपको ध्यान होगा कि हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सी वैरायटीज़ जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं उनको उन्होंने रिलीज़ किया, नेशन को, डेडिकेट फार्मर्स को दिया। IRI में हाल ही में, बिल्कुल वो आपको मालूम होगा। लेकिन शुरू में, स्वाद वाला जो हाँ, मुद्दा है अगर वो शुरू चला में शुरू में जब ऐसे रिसर्च की बात करी तो क्योंकि हमारी जनसंख्या जैसे इतनी बढ़ रही थी तेज़ी से, जो कि अभी भी बढ़ रही है, तो उस टाइम ये था कि भी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जो कि दिया गया। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जो क्वालिटी रिलेटेड जो जीन्स थे या जो वो, उसमें कमी आई है जो, लेकिन वो जो जिंक है या आयरन है या विटामिन्स है या प्रोटीन्स की मात्रा है, उस पर शायद इतना ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मैं बताऊं, ये मुझे खुशी है इस चीज़ की कि ये जो अब जीनोम एडिटिंग के द्वारा जो काम चल रहा है, या इवन GM क्रॉप्स पर भी जो काम चल रहा है, उसमें क्वालिटी को बराबर आगे लेकर उसमें काम हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब हमें इस पर फोकस है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना है, और उसके साथ साथ चलते हुए हमारा फोकस अब ये भी रहा है कि भी जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर उसमें किसी चीज़ की कमी है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की, पोटेशियम की, क्योंकि किसी के हाँ, बोरान तो की, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो उस तरह की भी अब ये बातें सामने आई हैं, और बहुत सी तरह की किस्में, जो मैंने बताया, आपको पूछ रहे थे क्वेश्चन के कौन कौन से गुण हैं जो इन वैरायटीज़ में डाले जा रहे हैं जीनोम एडिटिंग के द्वारा, उसमें ये सब पर ध्यान दिया जा रहा है। सूखे से, हाई टेम्परेचर से लड़ने के अलावा बायोफर्टिफिकेशन, क्वालिटी, और ये जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी आप कहें या वाटर यूज़ एफिशिएंसी अगर आप कहें, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बात मैं समझता हूँ किसी समय में सिर्फ क्वांटिटी पर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, लेकिन जो वो ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी, समय की ज़रूरत थी कि हम आज भी देखिए, हम पल्सेज में और ऑयल सीड में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। और बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हर साल। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी डेटा देख रहा था कि 4.5 लाख करोड़ का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है और 3.25 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, जिसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए कि पल्सेज, दलहन, खाद्य तेल, और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट और फल, ये इतना मंगा रहे हैं। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक ज़रूरत तो है कि समय के साथ हम उसको प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन जो आज सब लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई वो जो स्वाद था पुरानी किस्मों में, उसको भी साथ में लौटाने की ज़रूरत है। वो जो धरोहर थी हमारी, जो सुगंध थी चावल में चाहे दूसरे फलों में, जो स्वाद था, उसको भी लौटाने की वो ज़रूरत है। और दूसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग ज़्यादातर जो भी नई वैरायटीज़ बनाई हैं, वो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा बनाई है, तो उसमें यील्ड पर ज़्यादा फोकस था। तो वो जो क्वालिटी के जो जीन्स थे उस पर ज़्यादा फोकस सिलेक्शन पर नहीं था, क्योंकि वैसे भी किसी वैरायटी में अगर क्वालिटी ज़्यादा है तो भाव तो उसका बाज़ार में वही रहता है, क्वांटिटी को देखकर ही मिलता है जी। और लेकिन अब टेक्नोलॉजी अलाउ करती है, चाहे वो GM क्रॉप्स की टेक्नोलॉजी हो या जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, कि आप यील्ड के साथ साथ में क्वालिटी भी बढ़ाएं। गुणवत्ता बढ़ा अब ये टेक्निकली भी फिजिबल है, वो भी हमें देखना पड़ता है। आयरन, जिंक, विटामिन ए, हाँ जी, सबका, हाँ जी, सबकी कोशिश। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पे बहुत बातें हो सकती हैं, पर हमारे लिए है कि हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट है, वो समय ख़त्म होने को है। तो देखिए दर्शकों, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमें मोटी मोटा ये पता है कि जब हमारे पास अनाज का संकट था, तो हमने वहाँ से ताइवान से
टाइचुंग नेटिव 1 लिया, डॉर्फ वैरायटी, बोनी किस्म लिया। हमने मैक्सिको से जो है बोनी किस्म के गेहूं लिए, जिससे हमने धान बनाया। पहला जो है टाइचुंग नेटिव 1 से IR8 आया, उसके बाद जया हमारा पहली डॉर्फ वैरायटी बनी। उसके बाद हमने गेहूं में काम किया तो सोनालिका, और एक वैरायटी और थी कल्याण सोना, ये सब आई और बहुत तेज़ी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। वो समय की ज़रूरत थी। और निश्चित तौर पे आज भी एक चैलेंज है, क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हो रहे हैं। आज भी चैलेंज है खासतौर पे दलहन और तिलहन के क्षेत्र में कि हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़े। तो वो खेती का दायरा वही है 140 मिलियन हेक्टेयर, वो दायरा बढ़ नहीं रहा, वो दायरा सिमट रहा है। बढ़ना का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है। तो एक ही बात है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। अभी हम चावल के क्षेत्र में नंबर 1 बने हैं, गेहूं में हम दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें अभी दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी है। उसको ख़त्म करना है तो टेक्नोलॉजी को लाना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी वैज्ञानिक समुदाय को जो भी इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब अगर वो देते हैं तो निश्चित तौर पे किसान और आम लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने पेन के ज़रिए वो जो समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है कि वो किसानों को हमारे समझ में आएगी बात, और आम लोगों को भी बात समझ में आएगी कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। बाकी सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सब टेक्नोलॉजी की देन है। तो हम खेती को क्यों उससे दूर रखें। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उम्मीद करता हूँ कि ये किसान हमारे आम लोग सबको पसंद आएगी। डॉक्टर साहब आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में फिर और किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और किसान तक पे आप खेती किसानी से जुड़े किन मुद्दों को देखना चाहते हैं, वो हमें आप हमारे जो पॉडकास्ट है उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उससे जुड़े जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाएं और आपके जो सवालों का है उनका जवाब दीजिए। धन्यवाद।